दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है इस वक्त हम। YFSJ यूथ फॉर सोशल जस्टिस की टीम हमारे साथ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ाई का बड़ा महत्व होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। और अगर हम बात करें बहुजन समाज की, तो अम्बेडकर जी ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उसमें जो शिक्षित बनो है वो जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है अपने अधिकारों को पाने के लिए, हक को पाने के लिए। उस हक की, उस अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले YFSG की जो टीम है, यूथ फॉर सोशल जस्टिस की टीम, उनके पास अभी हम आए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस संगठन को उन्होंने बनाया उसे बनाने की वजह क्या है, क्यों ज़रूरत आ गई उसके बनाने की, और उनके कुल अभी तक क्या क्या प्रोग्राम रहे हैं जो सक्सेस रहे और आगे की क्या प्लानिंग है। सुरेंद्र जी इस वक्त मेरे साथ हैं, जो प्रेसिडेंट हैं यूथ फॉर सोशल जस्टिस के। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। जय भीम। दरअसल मैं पहला सवाल यही जानना चाहूँगा कि जो संगठन आपने तैयार किया उसे बनाने की बड़ी वजह क्या रही? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये रही कि सन 2006 के अंदर जब पूरे देश के अंदर एक माहौल चल रहा था कि आरक्षण के विरोध का, पूरे देश में उस टाइम ओबीसी आरक्षण आया था और ओबीसी आरक्षण के विरोध में एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ था, यूथ फॉर इक्वलिटी, जो गैर तार्किक रूप से आरक्षण का विरोध कर रही थी। तो जब विश्वविद्यालय के अंदर हमें लगा और हमारे कुछ साथियों को, प्रोफेसर को लगा कि अब उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और तार्किक रूप से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, तब हमने यूथ फॉर सोशल जस्टिस का निर्माण किया था, अपने वैज्ञानिक रूप से, तार्किक रूप से जवाब देने के लिए अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर। तो अभी जो आपके साथ जो टीम है पूरी, कितने लोगों की टीम है, किस तरह से जुड़ते हैं लोग आपके साथ? हमारी टीम में देखा जाए तो टीम में संख्या तो हज़ारों से ऊपर है, लेकिन अगर एक्टिव मेंबर कहा जाए तो 200 से 250 जो हमारे वर्तमान में एक्टिव मेंबर हैं। जो टीम से जुड़ने का हमारा आधार ये रहता है कि मई से विश्वविद्यालय के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी। अब तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, तो यहाँ पर अब लोग स्टॉल लगा के नहीं बैठते, लेकिन 2006-07 से जब हम यहाँ आता था, मई में स्टार्ट होता था, हम अपने स्टॉल लगाते थे, अपने यूथ फॉर सोशल जस्टिस स्टॉल। और यहाँ पर जो बाहर से SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स थे, उनके बीच में उनको एडमिशन के बारे में बहुत सारी उनकी समस्याएं आती थी, उनका निदान करते थे, निपटान करते थे, और उस निपटान के द्वारा वो हमसे जुड़ते थे। तो यही हमारा एक जुड़ने का मुख्य कारण हुआ करता था। एक सवाल है, मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर गौर से सुनिएगा कि बहुत से छात्र संगठन ऐसे हैं जो राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए संगठन बनाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी कोई पॉलिटिकल स्टैंड लेने के लिए संगठन बनाया गया हो? चलो, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अगर आप हमारे यूथ फॉर सोशल जस्टिस की जो कानून की जो उद्देश्य हैं उसमें आप देखो, उद्देश्य क्या है, उसके अंदर साफ लिखा है, हमारा प्रेम्बल है कि हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल है, गैर राजनीतिक है, और हमारा उद्देश्य किसी पार्टी को सपोर्ट करना नहीं है और ना ही किसी पार्टी में जाना। 10 साल से ज़्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हो गए और हमने आज तक किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, ना ही किसी पार्टी के साथ हैं। हाँ, लेकिन जो पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है और जो अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर चलती है, तो हम उस पार्टी का समर्थन करते हैं। आप एक छात्र हैं, साथ ही साथ एक संगठन भी चला रहे हैं। उमर खालिद का मामला हुआ, कन्हैया कुमार का हुआ, शैला रशीद के बहुत सारे विवादित बयान आए। ऐसे छात्रों के साथ भी आप खड़े होते हैं क्या? देखिए, आपने जिन छात्रों का नाम लिया, उनका तो काम ही विवादों में रहने का है। वो अपने आप को काम करके कम और विवादों में रह के ज़्यादा चमकना चाहते हैं। यूथ फॉर सोशल जस्टिस का एक विद्यार्थी, एक छात्र जो अपने काम करके अपने आप को अपनी पहचान बनाता है। हमारे बहुत सारे साथी, अभी आप बात करोगे, उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है वो अपने काम के द्वारा शांत रह के करते हैं। जैसे बाबा साहब मिशन को लेके चले थे, बाबा साहब ने कोई भी हिंसक कार्य नहीं किया, बाबा साहब ने अपने कलम को पकड़ा और शांति प्रिय काम करते रहे और इस देश में बहुत सारे सिस्टम ही बदल डाला। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो बाबा साहब के हम विचारों से ओतप्रोत होकर हम ऐसा काम करते हैं कि ऐसा नहीं कि हम कोई हंगामा खड़े करें और हंगामा खड़ा करके अपने आप को चमकाएं। हम बाबा साहब के फॉलोअर हैं। हमारा काम है कि हम शांति से अपना काम करें, और मेन चीज़ हमारा क्या है, हम जनता तक जो सामाजिक न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना हमारा काम है। और उसके लिए हमें कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, हम काम करने में यकीन करते हैं। तो और हम धीरे धीरे, और अभी हमारा, जैसे कि आपको बताया कि जब से 2 साल से विश्वविद्यालय के अंदर क्या रहा कि ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कर दिया, तो अब यहाँ पर स्टॉल नहीं लगाते। तो हम पिछले 2-3 सालों से अब हम क्षेत्रों में जाकर कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं। और जो हमारा काम करने का उद्देश्य हो रहा है कि हम लोगों तक पहुँचें, दिखावा ना करें, हमारा काम करने का उद्देश्य है। तो अभी एक बड़ा मुश्किल सा सवाल था जिसका बहुत आसान लफ्ज़ों में उन्होंने जवाब दिया। शैला रशीद, उमर खालिद और कन्हैया कुमार की मैंने बात की थी। दरअसल वो सवाल पूछने का असली वजह ही ये थी कि ये जानने की ज़रूरत थी कि कहीं राजनीतिक
अपनी छवि बनाने का तो प्रयास नहीं किया जा रहा है किसी संगठन के ज़रिए, तो बिल्कुल साफ़ हो गया है कि जो स्थिति थी वो स्पष्ट हो चुकी है कि राजनीति से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर होता तो शायद कन्हैया कुमार इनके बेस्ट फ्रेंड होते और शैला रशीद को भी ये लगातार फॉलोअप कर रहे होते, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो जाहिर है कि जो संगठन ये चला रहे हैं वो छात्रों के लिए ही चलाया जा रहा है, बहुजन समाज के छात्रों के लिए विशेषकर चलाया जा रहा है। YFSJ यूथ फॉर सोशल जस्टिस के जो प्रेसिडेंट थे सुरेंद्र कुमार, उनसे बात कर रहे थे अभी हम। और इस वक्त हमारे साथ यूथ फॉर सोशल जस्टिस के सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है लखन सिंह, उनसे बात करेंगे, उनसे भी कुछ सवालों पर ज़रूर जवाब लेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका लास्ट सक्सेस प्रोजेक्ट क्या रहा? लास्ट सक्सेस हाँ जी, लास्ट सक्सेस प्रोजेक्ट हमारे शुरुआत में ही हमने काफ़ी चीज़ें सक्सेस की थी। ये जो आप देखोगे आज के टाइम जो ऑनलाइन जो सिस्टम एडमिशन का चालू हुआ है, उसकी जो नींव रखी थी वो YFSJ के द्वारा ही रखी गई थी। क्योंकि शुरुआत में क्या होता था, जब एडमिशन लिया जाता था तो जो दलित छात्र होते थे उनको सर्टिफिकेट के नाम पे, अपनी सहूलियत के नाम पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती थी, उनकी मार्कशीट पे स्टैंप लगा देती थी। और जब वो ही स्टूडेंट्स फ्यूचर में कहीं भी प्राइवेट नौकरियों में जब लेके जाते थे अपनी मार्कशीट्स वगैरह, तो वो देखते थे स्पेशल सेल्स की ड्यू, तो वहाँ से उनको पहचान लिया था कि दलित है, तो वहाँ से उनका डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता था। और अगर देखा जाए तो जब ये फॉर्म देते थे, उसको दलित छात्रों को सिर्फ एक ही फॉर्म मिलने अलाउ था उस समय, फ्री, क्योंकि ये फ्री था। तो सरकार का ये मानना था कि ये फॉर्म की वेस्टेज ना हो, इसलिए वो एक ही फॉर्म इशू करती थी। तो उससे क्या होता था कि हमारे जितने स्टूडेंट्स थे, मान लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं दलित समुदाय आता कहाँ से है, ज़्यादा इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, गलतियाँ हो ही जाती हैं, तब वो फॉर्म ही कैंसिल हो जाता था। तो दलित जो YFSJ है, इसके लगातार संघर्ष और मूवमेंट्स के द्वारा हुआ क्या, सबसे पहले वो स्टैम्प लगानी बंद हुई, फिर एक्स्ट्रा फॉर्म इशू होने लगे, और फिर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था फॉर्म्स के द्वारा, इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। तो ये हमारी सबसे बड़ी सक्सेस अब तक की मैं मानता हूँ। छात्र नेता हैं दिलीप यादव हैं, मुलायम सिंह हैं, वो भूख हड़ताल पर भी गए थे अभी कुछ मामले को लेकर। इस तरह का कोई सोशल एक्टिविटी की है आपके संगठन ने? हाँ जी, हम लगातार ऐसे करते हैं। अभी 3 से 4 साल पहले जब ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में जिस तरह से PhD एडमिशन्स में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, एक फेवरेटिज्म दिखाया जा रहा था, उनके अगेंस्ट हमने प्रोटेस्ट किया था। भगाना मूवमेंट, जहाँ 4 दलित लड़कियों का रेप का जो एक बहुत बड़ा आंदोलन भगाना गांव ने खड़ा किया, और उनके साथ लगातार शुरुआत से ही हम जुड़े हुए हैं, और अक्सर उनके साथ हड़तालों पे, मूवमेंट्स में हम जाते रहे हैं। आप सचिव हैं YFSJ के, अध्यक्ष से ज़्यादा जिम्मेदारियां सचिव के ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि अध्यक्ष ऑर्डर देने का काम करते हैं और सचिव को उन्हें कंट्रोल में लेकर चलना होता है। तो जो छात्र हैं उनसे किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं? अगर उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्ट आपसे आकर मिलते हैं, या फिर आप खुद भी कोई ऐसी मुहिम चलाकर रखते हैं, एक अभियान की तरह अगर हम बात करें, कि आप खुद भी ये देखते रहते हैं किसको कहाँ किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है? किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है दोनों लोगों के बीच? देखिए, हाँ, हमारा सबसे पहले तो हम जब भी ये एडमिशन प्रोसेस जहाँ पे ज़्यादातर हमारे लोगों को हमारी ज़रूरत होती है, तो इस वक्त हम सबसे पहले अपना प्रचार कर ही देते हैं कि ये कॉन्टैक्ट नंबर या पोस्टर के द्वारा या व्हाट्सएप या फेसबुक सोशल मीडिया के द्वारा हम कर ही लेते हैं। ठीक है। दूसरा, हमें समर्थन करते हैं विश्वविद्यालय के टीचर भी, फैकल्टी मेम्बर्स भी, जो कि हमें बताते रहते हैं कि निरंतर कि किस तरह से ये डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है और किस तरह कहाँ तुम्हें इस चीज़ का सॉल्यूशन का। तो ये टीम टीचर्स के साथ मिलकर, स्टूडेंट्स के साथ मिलकर, और जो YFSJ की टीम है, तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। DU के अलावा और भी किसी यूनिवर्सिटी में आपकी कोई टीम तैयार हो रही है या फिर पहले से है? और अगर नहीं है तो अभी आगे का क्या प्लान है? किस तरीके से जाएंगे वहाँ तक कि जो तमाम विश्वविद्यालय हैं उन सब जगहों पर YFSJ अपने पैर जमा सके? कोई इस तरह की कोई योजना है आगे की? देखिए, योजना आप समझ सकते हैं कि दलित जो संगठन होते हैं, हमेशा उनके पास फंड्स की वगैरह की कमी होती है। हम व्यक्तिगत रूप से ही जाते हैं। अभी हुआ ये है कि कई सालों से हम कई लोगों से जुड़े हुए हैं, तो हमारे साथ के लोग पढ़े लिख के दूसरे संगठनों में गए हैं, दूसरे विश्वविद्यालयों में गए, जैसे JNU। तो इस तरह से हमारी विंग तो तैयार हो रही है। और अगर आप मेरी सोच की बात कहें कि हम YFSJ को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, तो हाँ, जहाँ भी सामाजिक न्याय की बात होगी, जहाँ भी अन्याय हो रहा होगा, हम वहाँ तक YFSJ को ले जाना चाहेंगे। तो ये सचिव हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, लखन सिंह इनका नाम है। YFSJ, जो बार बार मैं आपको नाम बता रहा हूँ, यूथ फॉर सोशल जस्टिस, वो टीम इस वक्त हमारे साथ है, DU के अंदर है इस वक्त हम। और भी बाकी कैंडिडेट यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनका भी तजुर्बा जानेंगे कि वो जब जुड़े हैं इस संगठन से तब से लेकर अब तक उनके क्या क्या अनुभव उनकी ज़िंदगी में रहे हैं, पढ़ाई के दौरान भी, कॉलेजेस के बाहर भी और कॉलेज के अंदर भी।
यूथ फॉर सोशल जस्टिस से सूर्य प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। जिम्मेदारियों की बात करें तो इनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तमाम चीज़ों का पता लगाना, दिन रात वेबसाइट्स को चेक करते रहना, इस तरह के बहुत सारे काम आरटीआई एक्टिविस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें दबी हुई खबरें भी निकालनी होती हैं और कई मुद्दों पर उनको ज्ञान की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। सूर्य प्रताप जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं आप, यूथ फॉर सोशल जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक ऐसी कितने मामलों पर आप आरटीआई जारी कर चुके हैं, लगा चुके हैं, जिनके लिए आपको लगा कि आरटीआई की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, किसी भी चीज़ के लिए जहाँ से भी कोई भी ऐसा मसला होता है जिस पे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं किसी भी निर्णय से या किसी भी नोटिफिकेशन से, तो अगर आपको कोई भी उसके ख़िलाफ़ कोई भी स्टैंड आपका अगर है, आप चाहते हैं कि ये ऐसा नहीं है और ये ऐसा होना चाहिए, तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो आरटीआई के आने के बाद ये है कि भाई आप आरटीआई डालिए। थोड़ी बहुत जानकारी, मतलब उतनी तो नहीं मुनासिब हो पाती है। तो ज़्यादातर किन मुद्दों पर आरटीआई फाइल करते हैं? जो कॉलेज कैंपस से जुड़े हुए होते हैं, या फिर उसके अलावा भी कुछ ऐसे मामले लगते हैं आपको जिनके लिए आप आरटीआई फाइल करते रहते हैं? नहीं, मुख्यतः तो देखिए, अब हम लोग छात्र हैं, है ना, तो अब और मुद्दों से तो अब जैसे आप आए या कोई भी आया पूछने के लिए, तो हम बताते हैं, मदद करते हैं कि भाई ये प्रक्रिया है, आप पहले आरटीआई फाइल करिए, इतने दिन में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं, सेकंड अपील कर सकते हैं। थोड़ा क्रिटिकल प्रोसेस होता है और बहुत आसान नहीं है, क्योंकि सरकार से भी निकलवाना सूचना जितना ये लगता है सुनने में उतना आसान नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप आरटीआई फाइल करते हैं तो उसके बाद जो आप चाहते हो वैसी आपको नहीं मिलती है सूचना। तो मुख्यतः तो यही रहता है कि छात्र हितों के लिए रहता है। जैसे किसी की मान लीजिए क्या होता है, कई बार मैं लॉ का ही बताता हूँ या किसी भी सब्जेक्ट में आप ऐसे अपनी जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसकी कॉपीज़ आपके पास ऐसे नहीं मिलेंगी आपको। अगर आपको लगता है कि आपको आपकी कॉपी चाहिए तो आपको आरटीआई फाइल करनी पड़ती है। तो उसमें भी अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, ये हमारे आगे के मुद्दों में से एक है कि दरअसल उसमें क्या होता है कि अगर आपको अगर अपनी ही कॉपी चाहिए तो यूनिवर्सिटी 750-800 रुपये इस तरीके से चार्ज करती है। रोहित वेमुला का मामला, मधु कृष्णन का मामला हुआ, बहुजन समाज से ही आते थे दोनों लड़के, और इस तरह की घटनाएं और भी कई जगहों पर हैं। कुछ जगहों की हमें मालूम होती है, कुछ जगहों की छुप जाती हैं। ऐसे मामलों पर भी क्या YFSJ काम करता है? देखिए, हर समूह का एक अपना क्षेत्र होता है, ठीक है, और एक्टिविस्ट होना, वेल विशर होना, बिल्कुल। अब हैदराबाद में भी जैसे हमने बताया कि हर जगह हमारी विंग्स नहीं है। वैसे आपको लगता है ना कि हाँ, ऐसा हुआ है कि रोहित वेमुला और जो कृष्णन की जो घटना थी, ये घटनाएं होती हैं और फिर भुला दी जाती हैं? नहीं, बिल्कुल, मतलब इसमें तो कोई, मेरे हिसाब से कोई, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि दो राय नहीं है कि ये चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं उछाली जाती हैं, मीडिया में उतना नहीं आता है जितना इन्हें आना चाहिए। इन पे बात होनी चाहिए। देखिए, अगर रोहित एक मतलब कि जो भी रहे आगे निर्णय जो भी आए, लेकिन इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये विश्वविद्यालय के अंदर अगर मतलब एक संतुष्ट लास्ट में एक ऐसा निर्णय आना चाहिए, एक ऐसा, मतलब हमें पता चले, है ना। हमेशा दो पक्ष बन जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा किया, दूसरा पक्ष कहते हैं नहीं आत्महत्या कर ली थी। तो कम से कम कोई ऐसी कमेटी बने या कुछ भी ऐसा हो जिससे भाई एक संतुष्टि मिले हमें भी सुन के। ये तो होना ही चाहिए, और बिल्कुल है ऐसा कि जितना फेयर होना चाहिए उतना फेयर नहीं है। किसी भी संगठन के कुछ अधिकारी होते हैं और उनके बाद होते हैं टीम मेंबर्स, जो किसी भी संगठन को मजबूत करते हैं। जिनके टीम मेंबर नहीं होते वो संगठन भी बहुत कमज़ोर होता है। 2 या 4 लोगों की जमात से कोई संगठन नहीं बनाया जा सकता है। यूथ फॉर सोशल जस्टिस के साथ 200 से 250 की रेंज में अब तक छात्र जो हैं वो जुड़ चुके हैं, और प्रयास जारी है कि आगे इस टीम को लगातार बढ़ाया जाए। फ़िलहाल हमारे साथ एक टीम मेंबर हैं जिनका नाम है विकास कुमार। उनसे भी इस बारे में बात करेंगे कि जब वो यूथ फॉर सोशल जस्टिस के साथ जुड़े, क्या सोचकर जुड़े, और अब जब साथ हैं तो किस तरह के अनुभव उनको महसूस करने को मिले। आपको जब आप यूथ फॉर सोशल जस्टिस से जुड़े तो वजह क्या रही जुड़ने की? वैसे यही रही कि जो यूनिवर्सिटी में जो प्रक्रिया होती थी, एडमिशन के टाइम क्या क्या दिक्कत आती थी, तो मैंने एक बैनर देखा था, यूनिवर्सिटी में लगा रहता है, उसमें मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया, और जो जो मुझे प्रॉब्लम आई एडमिशन के टाइम पे मैंने डिस्कस की, और यूथ फॉर सोशल जस्टिस ने मेरी पूरी हेल्प करी। संगठन से जुड़ने के बाद आपको कभी ऐसी किन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जब आपको लगा हो कि ये आपके विरोधी हैं और उन्होंने आपको रोकने की, टोकने की कोशिश की हो? कुछ मामले ऐसे होते हैं कॉलेज में, रैगिंग जैसे भी होते हैं, उस तरह का कभी मामला आपके सामने आया? कोई इम्पैक्ट इसका पड़ा आपकी लाइफ पर? नहीं, ऐसा तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जो भी है यूथ फॉर सोशल जस्टिस जो ग्रुप है बिल्कुल ही गैर राजनीतिक ग्रुप है, जिससे किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है।
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हर संगठन अपने आप में मजबूत होना चाहता है और खुद को मजबूत बताता है। उस तरह से एबीवीपी भी है, आयसा भी है, ऐसे और भी कई संगठन हैं। उनके रिगार्डिंग मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ कि क्या कभी उन लोगों ने आपके विचारों के साथ मुखालफत की है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ये एबीवीपी हो गया, एनएसयू हो गया, इनके तो पूरे राजनीतिक पार्टी की तरफ से अपने वोट बटोरने के चक्कर में जो नए छात्र आते हैं उनको रुझाने के चक्कर में ये ऐसे ऐसे डेस्क लगाए जाते हैं। कुल मिलाकर आपका ग्रुप नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है। यस सर। धीरज कुमार साथ में हैं, वो भी टीम मेंबर हैं। और जैसा कि कॉलेज में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो छात्रों के जीवन पर बहुत असर डालती हैं। रोहित वेमुला की घटना हुई, रैगिंग जैसी भी घटनाएं होती हैं। उन तरह के मामलों पर भी क्या यूथ फॉर सोशल जस्टिस काम करता है? टीम मेंबर से ही पूछेंगे। आपका नाम धीरज कुमार जी। धीरज जी, ये बताएं कि जिस तरह से रैगिंग की घटनाएं होती हैं, रोहित वेमुला का मामला हुआ था, आपके कॉलेज में, आपके कैंपस में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उन पर आप किस तरह से काम करते हैं? क्योंकि नाम है यूथ फॉर सोशल जस्टिस, तो कितना जस्टिस हो पाता है स्टूडेंट्स के साथ? देखिए, जैसे आपने पूछा कि मतलब यूथ फॉर सोशल जस्टिस दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रही छात्रों की रैगिंग के ऊपर आप अपना कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? तो प्रतिक्रिया के रूप में हम उसमें अपनी एक कमेटी बैठक करते हैं। बैठक के बाद हम निर्णय लेते हैं कि किस प्रकार हम उसके प्रति प्रतिक्रिया करें। प्रतिक्रिया के रूप में हम अपना एक प्रोटेस्ट निकालते हैं। प्रोटेस्ट निकालने के साथ साथ हम उसका प्रतिक्रिया के रूप में रिटर्न में देने का काम करते हैं वीसी को और अन्य जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको, जिसमें उनसे जल्द से जल्द उनका मतलब उसको कोई एक्शन लिया जाने का काम करते हैं। वीसी की बात की है आपने। कुलपति जो होते हैं, ज़्यादातर इस तरह के संगठन चलाने वाले लोग उनके निशाने पर होते हैं। भले ही वो एक दूसरी तरह प्रतिक्रिया ये देते हैं कि वो खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे लोग उनके लिए आंखों में खटकते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी मामले पर आवाज़ उठाई और उसे दबाने की कोशिश की गई हो? जैसा आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई कि उपकुलपति, वाइस चांसलर जो दिल्ली विश्वविद्यालय के होते हैं, अन्य विश्वविद्यालय के होते हैं, तो छात्र संगठन जो तमाम चल रहे होते हैं, समाज हित में कार्य करते हैं, बच्चों की, छात्रों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य कर रहे होते हैं। तो उन उठाने के जो वाइस चांसलर हैं उस पर कोई अपना प्रतिक्रिया या उसका विरोध जताते हैं, मुझे लगता है कि वो विरोध जताने का काम तो करते हैं, मगर वो ऐसा करते हैं कि वो विरोध कर भी रहे होते हैं और उसका समर्थन भी कर रहे होते हैं। तो उसके बारे में हम पूरा क्लियर कट नहीं कर सकते कि वो क्या उनके मन क्या मनसा है, क्या मनसा है, हम अपने मुंह से नहीं कह सकते कि वो समर्थन कर रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं। यूथ फॉर सोशल जस्टिस के टीम मेंबर्स और बाकी लोगों से बात करने के बाद एक बार फिर हमने रुख किया है प्रेसिडेंट की तरफ, सुरेंद्र कुमार जी की तरफ, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने ही इसका संचालन, वही संचालन कर रहे हैं। पूरा जो संगठन है वो उन्होंने ही खड़ा किया है, उन्होंने ही तमाम लोगों को साथ जोड़ा। तो उनसे कुछ आखिरी सवालों के साथ बात ख़त्म करेंगे। मेरा एक सवाल ये भी है कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, युवा पीढ़ी जो है, पढ़ाई करने वाले, उनके लिए अब आपकी आगे की योजनाएं क्या हैं? मेरी उन सब के लिए यही योजनाएं हैं कि बाबा साहब ने विद्यार्थियों के लिए सबसे जो बात कही थी कि शिक्षित बनो, तो हमें सबसे ज़्यादा अपनी शिक्षा की ओर ध्यान देना है। बाबा साहब ने 1928 के अंदर पुणे के अंदर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। बाबा साहब के बारे में कई बार कहा जाता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब ने स्टूडेंट्स को कहा था कि आप सबसे पहले तो आप अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, उसके बाद आपकी एक जिम्मेदारी है पे बैक टू सोसाइटी, आप सोसाइटी की तरफ भी ध्यान दो कि आप ज़्यादा अपना कम सो, अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दो और अपना जो सुख त्याग उसको छोड़ दीजिए। और क्या करना है, ज़्यादा पढ़ें और सोसाइटी को भी योगदान देना जरूरी है, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है, जो बहुजन समाज, ये बहुत पीछे है, दूसरा समझाने के लिए आता नहीं। तो यहाँ पर हमें अपने आप को, जो गौतम बुद्ध कहते हैं अप्पदीप भव, अपने आप को स्वयं मजबूत होकर हमें इस समाज में प्रकाश फैलाना है। आपने पे बैक टू सोसाइटी की बात की, इस पर एक सवाल ये भी आता है कि आपके खुद के जितने भी प्रोग्राम होते हैं जिन्हें आप ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी भी तरह के हो, कोई भी सोशल एक्टिविटी, उसके लिए आप कहाँ से फंड जुटाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है। जो हमारे फंड्स होते हैं, ये हमारे जितने भी वेल विशर होते हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के जो हमारे परिवार वाले हैं, और जो जिनको लगता है, और लेक्चर प्रोफेसर और बहुत सारे जो हमने जिनकी हेल्प करी है, तो उनको लगता है कि हम बाबा साहब के मिशन के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें सहयोग देते हैं। हमें कोई पॉलिटिकल या किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है, हमारा सहयोग आपसी सहयोग होता है। समानता के बारे में एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। कॉलेजेस के अंदर आपको क्या लगता है कि जो जातिवाद है वो कॉलेज में भी है या कहीं हद तक यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो यहाँ का जो जातिवाद, वो आपको इनडायरेक्टली इनविजिबल है, अदृश्य है। और दिल्ली विश्वविद्यालय देखा जाए इस मामले बहुत कम है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर उतना जातिवाद तो नहीं, लेकिन अगर है तो वो थोड़ा बहुत, वो भी अदृश्य तौर पे। दलित समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनने जा रहे हैं आप,
क्या लगता है कि दलित समाज के लिए किस किस तरह की योजनाएं हैं आगे, अगर आप उस लायक हो जाते हैं कि उन लोगों के लिए काम कर पाएँ, तो किस तरह की योजनाओं पर सबसे पहले काम करना चाहेंगे? प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी जो प्राथमिकता होगी सबसे ज़्यादा कि जो हमारे विश्वविद्यालय बहुजन समाज के विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा जो आर्थिक समस्या उनके सामने आती है, तो उनको स्कॉलरशिप आपको फर्स्ट ईयर से ही उनको मिलनी चाहिए। उसमें जितने भी SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के विद्यार्थियों को, क्योंकि ये समाज आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, तो सबसे पहले उनको स्कॉलरशिप लग जानी चाहिए उनके आधार पर, उनका जो बैकग्राउंड उसके आधार पर। और दूसरा जो महिलाएं हैं किसी भी समाज की, उनके लिए तो पूर्ण रूप से शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए। और उसके अलावा बीच बीच में, क्योंकि ये जो समाज आता है ये इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं आता है, तो उनके लिए कुछ रेमेडी क्लासेस चलें, जो उनके लिए हिंदी में वो जो पूरक जो नहीं पढ़ पाते, इंग्लिश में कवर नहीं कर पाते, उनके लिए स्पेशल क्लास चलाई जाए और उनको स्पेशल प्रोत्साहन दिया जाए, ये मेरे लिए। और स्पेशल जो स्कॉलरशिप का ध्यान उनके लिए ज़्यादा रखें। और दूसरा, अभी ये देखा जाता है कि विश्वविद्यालय के अंदर कुछ सीटें कम की जा रही है, तो मेरा यही अनुरोध है, या जब मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं MA MPhil और PhD के अंदर सभी सीट्स बढ़ाऊँगा ताकि सभी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। यहाँ सीट्स कम कर दिए जाते हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो मेरा यही कोशिश रहेगी सीट ज़्यादा बढ़ेंगे ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। यूथ फॉर सोशल जस्टिस के प्रेसिडेंट हैं सुरेंद्र कुमार, जिनसे हम बात कर रहे थे। सेक्रेटरी से भी हमने बात की, RTI एक्टिविस्ट से भी बात की, टीम मेंबर्स से भी बात की और तमाम तरह के मुद्दों पर बात की, समानता की बात की, फ़ंड की बात की, और जितने भी कॉलेजेस से जो जुड़े हुए मामले होते हैं, छात्र छात्राओं के लिए जो परेशानी का विषय हो जाते हैं, उन सभी पर उनसे बात की और उनके कंक्लूज़न तक पहुँचने की भी पूरी कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि YFSJ यूथ फॉर सोशल जस्टिस आगे बहुत अच्छा काम करे। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष जायसवाल के साथ मैं लव कुमार, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नेशनल दस्तक, दिल्ली।